पाचन तंत्र की क्रियाविधि। तो पाचन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ रही थी, जिसमें अलग अलग भागों में बांटा गया था इस विधि को। पहला भाग था अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा भाग है अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा भाग है बहिक्षेपण। पिछले वीडियो तक हमने पहला भाग है अंतःग्रहण ये कंप्लीट कर लिया है। अंतःग्रहण का अर्थ होता है किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि। भोजन ग्रहण करने की विधि को अंतःग्रहण कहते हैं। तो मनुष्य है वो भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, मुख में जो अग्रच्वर्णक और च्वर्णक दांत होते हैं उनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है जो भोजन में मिलाई जाती है। जब भोजन में लार मिल जाती है तब उस भोजन को बोलस कहा जाता है। ठीक है, लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और यह एंजाइम है वो मुख में पाचन की क्रिया है वो शुरू कर देता है। तो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट की हेडिंग लगानी है पाचन। ठीक है, पाचन है, पाचन की क्रिया आहारनाल के अलग अलग भागों में संपन्न होती है। ठीक है, सबसे पहले पाचन है वो मुख में शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में भोजन में लार मिलाई जाती है और लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। तो हेडिंग क्या लगानी है? पाचन। और पाचन में भी एक नंबर पॉइंट है, पहला पॉइंट, उसकी हेडिंग लगानी है वो है मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में पाचन। ठीक है, तो मुख गुहिका में पाचन किस प्रकार होगा? मुख गुहिका में भोजन में लार मिलाई जाएगी। ठीक है, लार में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम है वो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो शुरू करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखना है मुख गुहिका में भोजन में लार मिलाई जाती है। भोजन में लार मिलाई जाती है। ठीक है, इसमें उपस्थित लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। ठीक है, एमाइलेज है वह स्टार्च के अणुओं को माल्टोस और डेक्स्ट्रीन में बदलता है। यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, उसको एमाइलेज लार द्वारा स्रावित होता है और लार की पीएच है वो 6.4 से 6.8 के बीच होती है। ठीक है, ये स्टार्च एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोस और डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। एक जो डेक्स्ट्रीन है, ठीक है, एक डेक्स्ट्रीन के अंदर लगभग 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। यानी इसमें लगभग 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। डेक्स्ट्रीन में लगभग 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। तो ये है मुख गुहिका में पाचन। ठीक है, पाचन सबसे पहले शुरू होगा मुख गुहिका में। अब जो भोजन है जिसमें लार मिल चुकी है बोलस के रूप में आ गया। अब बोलस के रूप में भोजन है वो ग्रसनी और ग्रास नाल में क्रमाकुंचन गति करता हुआ आमाशय में पहुंचता है। ग्रसनी और ग्रास नाल में पाचन की क्रिया है वो नहीं होती है। ग्रसनी और ग्रास नाल में पाचन की क्रिया नहीं होती है। मुख के बाद पाचन की क्रिया है वो शुरू होती है आमाशय में। तो 2 नंबर हेडिंग है वो आ जाएगी
आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन है वो लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है, आमाशय में भोजन पहुंचते ही उसमें सबसे पहले जठरीय रस है वो मिलाया जाता है। जठरीय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आमाशय में पाचन इसमें लिखना है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, यहाँ भोजन में जठरीय रस मिलाया जाता है। भोजन में जठरीय रस मिलाया जाता है। ठीक है, जठरीय रस है इसमें HCl और पेप्सिनोजन हार्मोन और लाइपेज हार्मोन है, ये रहते हैं। तो जठरीय रस में HCl, पेप्सिनोजन, तथा लाइपेज पाए जाते हैं। HCl है, HCl के कारण भोजन है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। आमाशय में भोजन है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है HCl के कारण। HCl की जो आमाशय में pH है वो होती है लगभग 1 से 2। तो HCl के कारण आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, जो HCl है इसकी आमाशय में pH है वो लगभग होती है 1 से 2 तक। HCl की आमाशय में pH होती है लगभग 1 से 2 तक, और इसके कारण भोजन है वो अम्लीय बन जाता है। ठीक है, अब देख, इस अम्लीय HCl के कारण जो एमाइलेज एंजाइम है उसकी क्रिया है वो रुक जाती है। सबसे पहला काम क्या होता है, HCl के कारण एमाइलेज की क्रिया रुक जाती है। ठीक है, आमाशय में एमाइलेज की क्रिया है वो रुक जाएगी। इसके बाद HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य भी करता है। यह भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य भी करता है। ठीक है, भोजन के जो कठोर अवयव है उनको गलाने का कार्य भी HCl करता है। इसके बाद जो HCl है उसका मुख्य कार्य होता है, यह जो पेप्सिनोजन स्रावित होता है,
आमाशय में जठर रस है, उसके द्वारा जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो स्रावित होता है। ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। सबसे पहले HCl है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है। ठीक है, HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को ठीक है सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, यानी पेप्सिनोजन ये पाया जाता है निष्क्रिय अवस्था में। ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये पेप्सिन में बदलेगा क्योंकि सक्रिय रूप में आ जाएगा। अब जो पेप्सिन है ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, यानी प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को पचाने का कार्य करेगा, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करेगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन है। ठीक है, ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है और प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद आमाशय में जो जठरीय रस है, उस जठरीय रस में लाइपेज भी पाया जाता है, जो कि भोजन को आंशिक रूप में पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो लाइपेज है वो भोजन में जो वसा है, उस वसा को पचाने का कार्य करता है लाइपेज, जो कि आंशिक रूप में वसा को पचाता है। वसा को लाइपेज है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आमाशय में पाचन। ठीक है, आमाशय में जब भोजन में जठर रस मिल जाता है, ठीक है, आमाशय में पाचन के बाद जो आमाशय में जब भोजन में जठर रस मिलता है तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और भोजन के पाचन के बाद भोजन की एक पतली लई के समान पदार्थ बनता है जिसे कायम कहते हैं। ठीक है, आमाशय में पाचन के बाद भोजन पतली लई के समान पदार्थ, भोजन पतली लई के समान पदार्थ में बदल जाता है, जिसे कायम कहते हैं। यानी मुंह में तो ये बोलस कहलाता है, बोलस में मासी में पहुंचता है, फिर ये कायम में बदल जाता है और कायम के रूप में ये आगे की ओर यानी छोटी आंत में जाएगा। यानी पाचन की क्रिया है वो मुख में हो गई, आमाशय में हो गई। अब पाचन की क्रिया है वो होगी किसमें? छोटी आंत में। तो अगली हेडिंग है पाचन में, वो लगानी है छोटी आंत में पाचन। नंबर 3 हेडिंग है वो आ जाएगी छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन। ठीक है, तो मुख के अंदर आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, आमाशय में आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन हुआ। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर भोजन है आंशिक रूप में जो पचा हुआ भोजन है कायम के रूप में, वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में आता है। ठीक है, तो भोजन
कायम के रूप में, कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा कर गृहिणी में आता है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है गृहिणी, गृहिणी में आता है। भोजन आ गया गृहिणी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो गृहिणी की ब्रूनर ग्रंथियाँ हैं, इन गृहिणी की ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम साबित होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्षारीय तरल होते हैं, जो कि अमाशय से जब भोजन आया था तो ये भोजन था अम्लीय। जैसे ये छोटी आंत में पहुंचा, इसकी प्रकृति है वो क्या हो जाती है, क्षारीय। ये भोजन को अम्लीय से क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, ठीक है। और ये जो जठरीय अम्लीय जठरीय रस जो अमाशय से आया है, ये क्षार की तरल है, गृहिणी की भित्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या लिखना है, गृहिणी की ब्रूनर ग्रंथियों से स्रावित लिखना है। गृहिणी की ब्रूनर ग्रंथियों से स्रावित, ग्रंथियों से स्रावित क्षारकीय तरल, क्षारकीय तरल कायम की अम्लता को उदासीन कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो अग्नाशय वाहिनी है, सामान्य जो पित्त वाहिनी है, उन वो भी गृहिणी में घुलती है और ये भी क्षारीय होती है, तो ये भी भोजन को क्षारीय करने में मदद करते हैं। अब भोजन जैसे ही अमाशय में आ गया, अब भोजन की जो प्रकृति है, भोजन की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, ठीक है। अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जब भोजन है, भोजन गृहिणी में पहुँचता है तो उसका पाचन कौन सी प्रकृति में होता है, तो तब भोजन का पाचन है वो क्षारीय प्रकृति में होगा, ठीक है। अब अपन को इसमें आगे लिखना है कि छोटी आंत में, छोटी आंत के गृहिणी भाग में अग्नाशयी रस व पित्त रस आते हैं, अग्नाशयी रस व पित्त रस आते हैं, ठीक है। अग्नाशयी रस में भी एंजाइम होते हैं और पित्त रस है, पित्त रस में पित्त वर्णक और पित्त लवण होते हैं, ठीक है। पित्त वर्णक और पित्त लवण ये भी भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो अब आगे इसमें आगे लिखना है, पित्त रस में पित्त वर्णक तथा पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक तथा पित्त रस, पित्त वर्णक तथा पित्त लवण होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना, पित्त लवण व लेसिथिन अणुओं का एक भाग, अब हेडिंग लगानी है, हेडिंग लगा लेते हैं अपनी नई, पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वसा का पाइसीकरण। ये क्या है वो समझो। देखो
जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में जो यकृत ग्रंथि द्वारा स्रावित पित्तरस है वो भी छोटी आंत के ग्रहणीय भाग में पहुंचता है। और पित्तरस में मुख्य रूप से लाइपेज एंजाइम है वो पाया जाता है, और लाइपेज है, यही लाइपेज है वो वसा के पाचन का कार्य करता है। अब भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें वसा का पाचन है वो सबसे हार्ड होता है, ठीक है। और वसा का पाचन का प्रमुख रूप से कार्य है वो पित्तरस के द्वारा किया जाता है। तो वसा का पाचन है वो ही कहलाता है वसा का पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण है वो किस प्रकार से होता है वो समझो। जो पित्तरस है इसमें पित्त लवण है, पित्त वर्णक है। इसके अलावा एक पदार्थ और पाया जाता है जिसे बोला जाता है लेसिथिन, ठीक है। तो पित्त लवण, एक तो पित्त लवण और जो लेसिथिन अणु है उनका एक भाग तो होता है ध्रुवीय और एक भाग होता है अध्रुवीय। तो यहाँ पर लिखना है पित्त लवण व लेसिथिन अणुओं का, पित्त लवण व लेसिथिन अणुओं का एक भाग ध्रुवीय तथा दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। अणुओं का एक भाग ध्रुवीय तथा दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। एक भाग ध्रुवीय होता है और एक भाग अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय भाग है वो वसा गोलिकाओं की सतह में घुल जाता है। अध्रुवीय भाग यानी भोजन में जो वसा है उसमें घुल जाएगा। अध्रुवीय भाग वसा गोलिकाओं की सतह में घुल जाता है। ध्रुवीय भाग वसा गोलिकाओं की सतह में घुल जाता है तथा ध्रुवीय भाग भोजन में उपस्थित जल में विलय रहता है तथा ध्रुवीय भाग भोजन में उपस्थित जल में विलय रहता है, ठीक है। इस क्रिया के कारण वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। इसके कारण वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिस कारण बड़ी वसा गोलिकाएं हैं वो छोटी आकार की वसा गोलिकाओं में टूट जाती है। जिस कारण बड़े आकार की वसा गोलिकाएं छोटे आकार की गोलिकाओं में टूट जाती है। इसे या इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। पायसीकृत वसा पर एंजाइम तेजी से क्रिया करता है। इस पायसीकृत वसा पर जो एंजाइम है वो तेजी से क्रिया करेगा, ठीक है। क्रिया किस प्रकार हुई? वसा प्लस इससे पित्तरस से वो जुड़ेगा
वसा से भी रस जुड़ेगा तो पायसीकरण की क्रिया होगी, और पायसीकरण की क्रिया के द्वारा पायसीकृत वसा है उसका निर्माण होगा, पायसीकृत वसा का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है वसा का पायसीकरण।